जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के जो हमारे द्वितीय प्रमुख वक्ता है आदरणीय राहुल पटेल जी, जो कि एक आईआईटी रुड़की से आप बीटेक की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। आप शिक्षक पेशे से शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं और संस्कारक का भी कार्य करने में आपकी तत्परता रहती है। तो आज फिर मैं इसे अपने मार्गदर्शक कहें या कि जो संरक्षक की भूमिका में भी आप आते हैं, तो मैं ऐसे अपने आज के लीडर तो यहाँ पे वर्ड उपयुक्त नहीं है, ऐसे पुरोधा को मैं ससम्मान मिशन की ओर से इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय राहुल पटेल। धन्यवाद के सर। जोहार सभी को। आज मेरा जो प्रमुख ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, वह इन चीज़ों पर रहेगा कि पिछले बैठक में कुछ सवाल उठे थे तपेंद्र सर से, संजय राव सर से, और मेरे व्यक्तिगत जो अनेकों व्हाट्सएप वगैरह प्लेटफॉर्म पे या पर्सनली जो बातचीत होता है उनमें जो सवाल उठे थे केदारनाथ सचान वगैरह, तो मैं उन बातों का ही जवाब दूंगा मूलतः कि हमारा मिशन जो है क्यों है, कैसे है, इसकी दशा दिशा क्या है। शुरुआत करने से पहले मैं निरंजन सर की थोड़ी सी बात लूँगा। उन्होंने एक बात कहा कि अगर आप थोड़ा सा रुक कर सोचेंगे तो गहराई से सोच पाएंगे, और तेज़ी से अगर सोचेंगे तो दूर तक तो जाएंगे लेकिन सब कुछ शैलो रहेगा, कुछ उथला रहेगा सोच में। आप देखेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी, अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं और गाड़ी से जाते हैं, स्पीड से जाते हैं, तो जो डिटेल आप देखते हैं रास्ते में, और जब वही आप पैदल जाते हैं कहीं पे उसी रास्ते से जाते हैं, तो जो डिटेल आप नोटिस करते हैं उन दोनों में अंतर रहता है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक लेखक ने लिखा है, थिंकिंग स्लो एंड थिंकिंग फास्ट, या उल्टा हो सकता है, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। तो हमें यह समझना है, हम सभी को यह समझना है कि दोनों तरह के सोचावट की अपनी अहमियत है कि आपको कब स्लो सोचना चाहिए और कब फास्ट सोचना चाहिए। दोनों की अपनी अहमियत है और दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जनरली आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी बात को फौरी तौर पर ही स्वीकार लेते हैं या इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं कि यह सही नहीं है, चाहे एकदम बिल्कुल सही। फौरी तौर पर का मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार किए या बहुत समय दिए तुरंत ही हाँ या ना कह देते हैं। वैसे में क्या होता है कि जो उनका पूर्वाग्रह रहता है वो चीज़ आड़े आती है। सामने वाले ने क्या कहा, क्यों कहा, उसका ऐसा दृष्टिकोण क्यों है, उसकी बातों को सुनने का मौका उनका ईगो नहीं देता। तो ये हुआ निरंजन सर का बात। हालांकि उन्होंने दो चार बातें कहीं सापेक्षिकता पर कि ऊर्जा, मास, ये दोनों सापेक्षिक नहीं है एक्चुअली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, और ऊर्जा को क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहता था, पर अब मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चनियर से। पिछले बैठक में संजय राव सर थे देवघर से, झारखंड। उन्होंने एक बात कही थी कि वे इस मिशन के बारे में लोगों को बताते हैं, लिंक देते हैं, और वो लोग हाँ करते भी हैं, मतलब इस मिशन की सराहना करते भी हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनको समस्याएं नहीं दिखाई पड़ती है या वे डेली बेसिस पर ऐसी समस्याओं को नहीं झेलते हैं जो समाज में हैं, पाखंड के चलते या ब्राह्मणवाद के चलते या जो भी आप कह लें। ऐसा नहीं है कि वे नहीं झेल रहे हैं, पर फिर भी वो नहीं जुड़ते हैं हमसे। और यह संजय राव सर का अकेला प्रश्न नहीं था या अकेला चिंता नहीं है। एक्चुअली यह एकदम ही आम बात है, और इसका कारण यह नहीं है कि उनमें अहम है।
इसका कारण यह है कि किसी भी विचारधारा का जेस्टेशन पीरियड होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आदि किसान से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 4 साल पहले जुड़ा हुआ था। तो मतलब मुझे उनकी आदि किसान की थ्योरी पे विश्वास करने में 4-5 साल लग गया। और मैं उनको कहता हूँ, अभी आज के डेट में मैं उनके प्रमुख रिसर्चर्स में से हूँ, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि इस चीज़ का जो इसके थ्योरी का जो जेस्टेशन पीरियड है वह 4 से 5 साल है। और जब तक कोई व्यक्ति इसके साथ 4-5 साल परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चीज़ों को नहीं सुनता रहेगा तो वह इसके थ्योरी में विश्वास नहीं कर पाएगा। मतलब विश्वास उसको थोड़ा सा हाँ भी रहेगा, थोड़ा सा ना भी रहेगा, डामाडोल वाली स्थिति रहेगी या ना भी हो सकता है। उसी प्रकार से यह मिशन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका अपना जेस्टेशन पीरियड है। अब यह तो हम नहीं कह सकते हैं अभी कि इसका कितना जेस्टेशन पीरियड है, पर यह निश्चित रूप से 4 या 5 साल जैसा नहीं है, या कुछ महीनों का हो सकता है या हो सकता है 1 साल का हो। मैं क्यों ऐसा बात कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मनोज जी पिछले बार उन्होंने एक बात कही थी कि ढूंढते हर लोग हैं, चाहते हर लोग हैं, मन में सबके चलता है, पर करना कोई नहीं चाहता, स्वयं से करना कोई नहीं चाहता है। जनार्दन सर ने इसी को और भी सपोर्ट करते हुए कहा कि किराए के घर में सब रहना चाहते हैं पर बनाना कोई नहीं चाहता, तो किराए में देगा कौन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोगों में इच्छा है, और यह हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है कि लोगों में इच्छा है, पर अपने दैनिक कार्यों में, अपने परिवार की समस्या, रोजी रोटी की समस्या में लोग इतने लीन हैं कि वह स्वयं आगे नहीं आना चाहते हैं। उनका दोष नहीं है, वह धीरे धीरे समझेंगे, आप बताएंगे, वो पासिवली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पर जब एक्टिवली सपोर्ट करने लगेंगे उस दिन आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तब तक आपको कोई भी निराशाजनक या ऐसा नहीं करना है कि भाई क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी उनका विश्वास नहीं जमा है, और यह बहुत स्वाभाविक चीज़ है। क्यों आपकी बातों पर विश्वास करें? अभी कितना ही क्वेश्चन तो आपके हम लोग के मिशन में सभी साथी हैं जो भी लगातार जुड़ रहे हैं, वो जब कहते हैं किसी से तो हर बार सवाल हो जाता है कि आप तो फिर वही काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो ये सवाल उठेंगे, यह बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, और इसमें हम लोगों को कोई भी शिकायत नहीं है कि लोग नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं आएँ, उनको हम दूसरे तरीके से सिखाएंगे, यूट्यूब पे बताएंगे या अपनी बात कहेंगे क्यों सही है क्यों नहीं है, तो धीरे धीरे लोग आएंगे, यह एक समस्या नहीं है। अच्छा, राव सर ने एक और बात कही थी कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो लोगों के पास जाएंगी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग को समझना होगा कि हम लोग जो मिशन में या किसी भी विचारधारा की बात कर लें आप, जो हम लोग मान लीजिए आदि किसान का है, तो हम लोग बातें कर रहे हैं छोटी छोटी सभाओं में या अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर बातें कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा भाई? तो इम्प्लीमेंट का मैकेनिज्म समझना है कि मान लीजिए कि हम बातें कर रहे हैं मिशन का और हम संस्कारक उपलब्धि नहीं करा पा रहे हैं, विकल्प उपलब्धि नहीं करा पा रहे हैं, हम बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, पर हमने कोई विकल्प तो दिया नहीं कि भाई जाति के पंडित से छुटकारा पा लें। लेकिन अभी भी चाहते हैं कि जो संस्कार हो कोई व्यक्ति कराए, किसी तरीके से कराए, तो हमारे पास विकल्प क्या है? तो हमें साथ साथ विकल्प भी देना पड़ेगा। यह मिशन इसमें सहयोग करेगा कि विकल्प भी देगा, साथ साथ बात तो करेगा ही, संस्कारकों को संस्कार सिखलाएगा, बातें करेगा तरह तरह से, और इसके बाद विकल्प भी उपलब्ध कराएगा लोगों को। अच्छा, एक और उन्होंने बात कहा था कि राव सर ने कि हमारे अपने संस्कारक जागृति लाएंगे। यहाँ पे लोगों को शक होता है, अरे हमारे संस्कारक कैसे जागृति ला सकते हैं? ये भी तो वही आर्य समाजी, गायत्री, वैदिक, पौराणिक कर रहे हैं, और फिर ये क्या जागृति ला सकते हैं? ये भी वही बातें करेंगे। तो यह बात समझना है कि, एक मिनट, यह बात हम लोग को समझना है कि जो भी व्यक्ति इस चीज़ से, इस पाखंड में या जो भी कह लें, इसको बिना कुछ इसमें छेड़छाड़ किए ज्यों का त्यों अगर स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से वह वही कीचड़ फैलाएगा, वही गंदगी फैलाएगा जो पहले से फैलाया जा रहा है ब्राह्मणों द्वारा। पर पुरोहित प्रशिक्षण और शोध मिशन के तहत हम लोग किताबों का भी पुनर्लेखन कर रहे हैं, जो पोथियां हैं उनका भी पुनर्लेखन कर रहे हैं, जो हम संस्कारक तैयार कर रहे हैं, पुरोहित तैयार कर रहे हैं, उनका भी संस्कार कर रहे हैं। कैसे संस्कार कर रहे हैं?
तो जो विचारक हैं, आचार्य निरंजन सिन्हा, तपेंद्र बाबू या इस तरह के अनेकों लोग, राजीव पटेल, तो ऐसे विचारक, समाज सुधारक या तार्किक लोगों को बुलाकर उनके मुंह से हम लोग तरह तरह की विद्वत बातें सुनते हैं, हमारे संस्कारक विद्वत बातें सुनते हैं और फिर अमल लाते हैं। अब ऐसे संस्कारक जब समाज में जाएंगे तो उनसे जरूर अपेक्षा की जा सकती है कि वो जागृति लाएंगे, वो पाखंड से हटेंगे, और उनके पास जो पोथियां रहेंगी, उनके पास जो ग्रंथ रहेंगे वह पुनर्लिखित रहेंगे, उसमें से हमारा अपमान, हमारे समाज का जो अपमान की बातें हैं वो हटाया रहेगा। तो ये चीज़ें जागृति लाएंगे। अच्छा, एक बौद्धिक मंच है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जातिगत है, उसमें केदारनाथ सचान जी ने कहा कि आप लोग तो ब्राह्मणी व्यवस्था की स्वीकारता बढ़ा रहे हैं। तो मैंने सवाल किया कि देखिए, फौरी तौर पर आपको ऐसा लग सकता है, आप हमें स्वीकारता को अपने तरीके से नेस्तनाबूद करने का कोई उपाय बताइए। तो वो चुप हो गए, उनका कोई जवाब नहीं आया। अब देखिए, ज़्यादातर यह होता है फौरी तौर पर किसी बात को तुरंत उस पर कमेंट कर देना या काट देना कि आपने कह तो दिया कि यह चीज़ गलत है, आपने समझा नहीं, हमको, हमारे मिशन को आपने समझा नहीं, आपने कह दिया कि यह गलत है, पर आपके पास भी कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग न करें, यह मिशन हम लोग न चलाएं, तो क्या हो जाएगा? क्या ब्राह्मणी व्यवस्था फैलते नहीं जा रही है? जब से मोदी सरकार आई है, क्या इसमें तेजी नहीं आई है? जो आप आम जनजीवन में देखिए, त्रिपुंडधारी हमारे जो कुर्मी, कोयरी, अहिर हैं, कमकर हैं, कुहार हैं, फलाना है, ठिकाना है, त्रिपुंडधारियों की संख्या नहीं बढ़ गई है? क्या आपने वो सब्जी का ठेला लगाते हैं, वो टेम्पू चलाते हैं और अपने साइकिल पर और हिंदू का झंडा बांध कर नहीं घूम रहे हैं? क्या इसमें तेजी नहीं आई है? आई है। लोगों में क्या वो चंदा नहीं दे रहे हैं? वो देखिए ना, कितना मारा काटी हो रहा है राम मंदिर के नाम पर और फलाना, कितना उल्लास है, और लोग दिया जलाए हैं। मोदी जी कहने पे लोग घर में दिया जलाए हैं। वो वकील हैं, वो IAS हैं, वो सब हैं, डॉक्टर हैं, और दिया जलाए हैं कि नहीं जलाए हैं? तो हमारे करने न करने से इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें कमी आ रही है। उनका जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो कहीं रुका नहीं है हमारे कहने से। तो अब उसके स्वीकार्यता को नेस्तनाबूद करना है, तो क्या उपाय किया जाए? हम लोगों ने कुछ सोच रखा है कि ये उपाय करेंगे हम। मैं उस पर आऊँगा। तपेंद्र सर उसी दिशा में उन्होंने प्रश्न किया था, मैं उस पर आऊँगा। अच्छा, एक कानपुर HBTU कानपुर से देवेश साहब हैं, एक हमसे ऐसी बात करने लगे, बुद्ध विचार मंच से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से। तो वहाँ पे मैंने ये चूँकि शेयर किया था वीडियो, जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और एडिट करके डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें कहा कि जी सर, हम लोग जागरूकता अभियान नहीं चला रहे हैं, आप इसको कह जो भी लीजिए, हम लोग कहीं से भी जागरूकता अभियान नहीं चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या किसी को जागरूक कर सकते हैं? आप जो सोचते हैं कि हम आगे वाले को जागरूक करने जा रहे हैं, आगे वाला सोचता है कि यही बेवकूफ़ लोग हैं, इसी को जगाने की जरूरत है, हम ही लोगों को जगाने की जरूरत है। तो आप किसी को जागरूक नहीं कर सकते। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सिर्फ विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। एक सोच के तहत, एक स्कीम के तहत विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं, और हम जानते हैं कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा। मतलब अनुमान ही है, कोई श्योर शॉट तो नहीं है, गारंटीड तो नहीं है कि ऐसा ही होगा, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर दूरगामी प्रभाव हम लोग के नज़र में है कि ऐसा होगा। इसलिए हम लोग आज ऐसा करने का नींव डाल रहे हैं। हम लोग किसी को जागरूक नहीं कर रहे हैं। जागरूक करने से अगर होता तो अर्जक संघ 50 साल से लगा हुआ है, 40 साल से लगा हुआ है, अनेकों संगठन लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर से व्यक्ति भी लगे हुए हैं। जागरूक होना रहता तो हो गए रहते हैं। यहाँ तो सामने वाला समझता है कि आप ही जागरूक नहीं है, आप समझ रहे कि वो जागरूक नहीं है। आप क्या किसी को जागरूक कीजिएगा? तो जागरूकता वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, इसी के संदर्भ में, इसी चीज़ को, क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाते हुए, तो आज हमारे वाइफ के साइड से एक फूफा लगेंगे, गौरी शंकर चौधरी। तो इसी पर मैं उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो ऑब्जर्वेशन बता रहे थे, फील्ड का ऑब्जर्वेशन, कि देखिए कोयरी लोग बहुत जागरूक हैं। नहीं, जागरूक शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। कोयरी लोग जो हैं
अपने विवाह शादी में पंडित नहीं बुलाते हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अच्छा यह बताइए कि यह काम अच्छा है कि यह काम खराब है, मतलब आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं। तो उन्होंने कहा यह तो ठीक नहीं है भाई, हम लोग तो पंडित बुलाते हैं, हमारे पुरखों ने ऐसा किया है। तो मैंने कहा कि क्यों आप पंडित बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पंडितों का स्थान समाज में ऊंचा है और हमारे पुरखों ने भी उनको ऊंचा स्थान दिया है। तो ऐसी बातें करके उन्होंने अपनी बात समाप्त किया। तो मैंने कहा कि अच्छा यह बताइए कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि उनका स्थान ऊंचा है, या पुरखों से ही यह हम लोग उन्हीं से पूजा पाठ कराते रहे हैं, यह कैसे मालूम पड़ा? तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा कितने समय से देख रहे हैं? आपका उम्र है 60 साल, आपके दादाजी से आपने सुना होगा तो मान लीजिए कि वो भी, उनका भी 70 साल का अनुभव होगा। 6 6 12 1 13 130 साल, 130 साल की जानकारी आपको है। अगर मैं यह आपको बताऊं कि 200 साल पहले यह पंडिताई था ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप तब भी कहेंगे कि पुरखों से और पूर्वजों से चला आ रहा है? आपकी विजिबिलिटी तो बस 130 साल है और आप बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि 1000 साल से चली आ रही हैं। तो उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है भाई, हम जो सुनेंगे वही। तो हमने कहा सुनेंगे नहीं, आपने जो देखा है सुना है, तो अगर ऐतिहासिक तौर पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और बहुत सारी तार्किक बातों के आधार पर अगर हम सिद्ध कर दें कि 200 साल पहले या 500 साल पहले न वेद था, न संस्कृत था, न पंडित थे भारत में, तो क्या आप उस समय भी कहेंगे कि हमारे पुरखों से चला रहा है? मतलब 120 साल पुराने पुरखे हैं और 1000 साल पहले पुराने पुरखे नहीं हैं आपके। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए। तो मैंने कहा जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, सिंदूर। भाई किसी भी विवाह पद्धति के लिए सिंदूर के बिना वो कार्य अधूरा माना जाएगा। सिंदूर तो वेदों में भी वर्णित है, 16 श्रृंगार में, उस पर भाष्य लिखे गए हैं। तो हमें यह बताइए कि सिंदूर आजकल केमिकल के रूप में भले मिल रहा है, जब यह केमिकल मान लीजिए कि 150 साल से होगा, केमिकल हो सकता है उससे भी 50 साल पुराना, 200 साल पुराना। जब नहीं केमिकल था तो किस चीज का सिंदूर बनता था? तो चुप, उनको तो मालूम है नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं आपको नहीं मालूम है, और मैं यह भी जानता हूं कि अभी जो बैठक में बहुत सारे लोग हैं उनको भी नहीं मालूम, उनके पास भी उत्तर नहीं है। हो सकता है कि एक आध के पास उत्तर हो। तो मैंने स्वयं उन्हें बताया कि एक लिपस्टिक प्लांट है, मतलब लेमन भाषा में उसको लिपस्टिक प्लांट कह देते हैं, पेड़ कह देते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम होगा कुछ। तो उसके बीज का चूरा जो है, पाउडर, वो लाल रंग का होता है, उसी का इस्तेमाल होता था सिंदूर बनाने में। तो मुझे यह बताइए कि यह पेड़ क्या भारत में पाया जाता है? तो नहीं, कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो फिर आप यह बताइए कि यह जो वेदों में वर्णन है, यह वेद यहाँ का कैसे हुआ और कब का हुआ, कितना पुराना हुआ, संस्कृत कब पुराना हुआ, आपका सिंदूर कब पुराना हुआ? आप अपने को हिंदू समझ रहे हैं, आप अपने को जो भी समझ रहे हैं, तो कैसे यह बहुत पुराना हुआ? तो पुराना आपकी विजिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कोई चीज कितना पुराना है। आपने 120 साल का बात कह दिया, और भाई 120 साल पुराना बहुत लोगों के लिए तो बहुत नई चीज है, या तो कुछ भी पुराना नहीं है। और फिर 1000 साल के संदर्भ में क्या कहेंगे, और फिर 5000 साल के संदर्भ में क्या कहेंगे? पुराना पुराना क्या होता है आप जानेंगे। तो मैं यह कह रहा हूं कि यह मिशन जो है, यह मिशन केवल यह नहीं है कि हम संस्कारक उपलब्ध करा रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि हम यह बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या रही थी। और आप अनेकों लोगों से सुनिए, काहे हमें आदि किसान से सुनेंगे? आप सुनिए, बौद्धों से भी सुनिए, अर्जकों से भी सुनिए, आप पौराणिक वालों से भी सुनिए, आप गायत्री वालों से भी सुनिए, सबसे सुनिए, आप मिलाइए ना। हम यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि आप लोगों से बात सुनिए, अनेकों दृष्टिकोणों को जानिए और फिर स्वविवेक से निर्छिर अलग कीजिए, पानी से दूध को अलग कीजिए, हंस की तरह। अच्छा, तपेंद्र बाबू के सवाल जवाब पर आते हैं। तपेंद्र बाबू ने एक बात कहा कि आज पुरोहित का कार्य जो है व्यवसाय हो गया है। मैं इस बात को पकड़ना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पुरोहिती का कार्य जो है कब व्यवसाय नहीं था, कब यह जो है लोक कल्याण के लिए यूं ही करवाया जाता था बिना दान दक्षिणा की अपेक्षा के? बताइए, ऐसा कभी भी नहीं था। जितना भी पुराना आप इतिहास उठा लें, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे साथ आएंगे तो हम तो कह देंगे कि भाई 150 साल 200 साल से पुराना इतिहास ही नहीं है इसका, लेकिन फिर भी चलिए आप जो आपके दिमाग में जो भी नैरेटिव सेट है लोगों द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा, तो यह कभी भी रहा है। मतलब संतों महात्माओं ने यज्ञ करवाया तो राजा से दान दक्षिणा लिया ही, यह हमेशा से व्यवसाय का कार्य रहा है। उस समय नोट नहीं था, उस समय धन के रूप में पशुधन था, अन्न धन था, वगैरह वगैरह थे, ये सब धन था तो इसका वो लोग लेते थे, और आज नोट ले रहे हैं। अंतर कुछ नहीं पड़ा, यह व्यवसाय है, इसमें कुछ छुपाने वाला लुकवाने वाला बात नहीं है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि यह प्योर व्यवसाय है, उसी दिन आप इसका मोह त्याग देंगे, आप इसको औपचारिकता के रूप में देखने लगेंगे। और यह मिशन का एक यह भी भूमिका है, यह भी उद्देश्य है कि आप इसको समझें कि यह व्यवसाय ही है और कुछ ज़्यादा वादा है नहीं। हाँ, इसमें एक बात शामिल करना चाहता हूं जो कई संस्कारकों के विचारकों के मुंह से आया है, आर के मौर्य, रामकृष्ण मौर्य जी के भी मुंह से आया है रिसेंटली, कि जो हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं संस्कार के दौरान, जो पुरोहित संस्कार के दौरान, ना विवाह संस्कार है, उस समय मान लीजिए सिंदूर दान के समय करते हैं कि इनको जिंदगी भर रखना है साथ में, इसका यह मतलब उन बातों का फर्क जरूर पड़ता है, और यही संस्कार का उद्देश्य भी होना चाहिए, बाकी तो व्यवसाय है ही। अच्छा, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत पाखंड पर बात करते हैं, पर पाखंड पर एक दिन अलग से चर्चा होना चाहिए। एक दिन क्या, मैं तो कहता हूँ 4-5 मीटिंग में चर्चा होना चाहिए कि पाखंड है क्या। किसी भी विधा में पौराणिक, गायत्री, अर्जक, जो भी है, बौद्धिक, आर्य समाजी, सब में सब एक दूसरे को अगले वाले में कहते हैं कि पाखंड है। तो एक दिन कुछ दिन इन पर बहस होनी चाहिए कि पाखंड क्या है, और सम्मिलित रूप से हम लोग को इनको पहचान कर इनको उकेरना चाहिए, इनको लिखित रूप में लाना चाहिए, लोगों के बीच ले जाना चाहिए कि पाखंड है क्या, और उनसे हम लिखित में, मौखिक में, व्यवहार में कैसे उनसे छुटकारा पाएं, क्या हम करें। इस दिशा में तपेंद्र बाबू ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको स्थापित करने के मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है? तो किताब, ग्रंथ, राम कथा, फलाना कथा, कीर्तन मंडली, मीडिया, सरकार, ये सारे जो हैं ये स्थापित करते रहते हैं तरह तरह से चीज़ों को, और इनको नेस्तनाबूद करने का एक यह भी उपाय है कि आप इन प्रतिमानों के, इन मैकेनिज्म के को समझिए और इसके पैरेलल एक अपना मैकेनिज्म खड़ा कर दीजिए, या इसको एक्सेप्ट ही मत कीजिए, इस मैकेनिज्म को सुनिए ही मत। ये ऐसे ऐसे उपाय हैं। पर उनका एक दूसरा भी सवाल था तपेंद्र बाबू का, जो बहुत ही गहरा चोट किया था शायद जनार्दन सर के मानस के ऊपर, कि हम लोग ब्राह्मण से मुक्ति चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद से। भाई यह मिशन अभी तक के 5 मिनट के बातों से तो यही लग रहा है कि आप लोग खाली ब्राह्मण से छुटकारा चाहते हैं, या तो शॉर्ट टर्म मिशन है, लॉन्ग टर्म मिशन क्या है आप लोग का? तपेंद्र बाबू का सवाल था। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि न हमें ब्राह्मण से छुटकारा चाहिए और न हमें ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहिए। उसके पहले भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तपेंद्र बाबू या किसी को भी गलतफहमी है कि ब्राह्मण से छुटकारा नहीं पाकर आप ब्राह्मणवाद से छुटकारा पा लेंगे, तो यह वही बात हुआ कि मछली से छुटकारा पा लीजिए, मछली के गंध से छुटकारा पा लीजिए, लेकिन मछली साथ में रखिए। गजब बात है भाई, ब्राह्मण रहेगा और उसके लाभ के लिए ब्राह्मणवाद है, तो अब ब्राह्मणवाद कैसे छुड़ेगा? आप ब्राह्मणवाद से कैसे छुटकारा पा लीजिएगा, हमको यह बता लीजिए। ब्राह्मण रहेगा, वो फैलाएगा ही, और वो अपनी जाल फैलाएगा ही, तो उसके जाल में हम फंसेंगे ही। अगर नहीं फंसना रहता तो हम पहले भी नहीं फंसते। यह उसी तरह का बात है कि उसने हमें कहीं जकड़ा नहीं है, उसने हमें कहीं जबरदस्ती हमारा गर्दन पकड़ के वो बात नहीं मनवा रहा है। यह मत समझिए कि वह जबरदस्ती कर रहा है कि हमसे यज्ञ करवा लो। हम स्वयं कर रहे हैं। हम स्वयं कर रहे हैं कैसे? क्योंकि उस तरह का मानस पटल, उस तरह का माहौल उन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है कि कहीं भी जबरदस्ती आप पर नहीं है कि आप आर्य समाजी बनिए, गायत्री बनिए, पौराणिक कीजिए, अर्जक कीजिए, कहीं आप माहौल बनाते हैं। और माहौल बनाते हैं तो लोग स्वयं उसमें आते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यह मैकेनिज्म हम लोग को समझना है। तो मैं कह रहा था कि पहले यह समझ लीजिए कि आप यह नहीं कभी भी कर सकते हैं कंप्लीट रूप से 100% कि ब्राह्मणवाद से मुक्ति पा लीजिए, ब्राह्मण से मत मुक्ति पाइए। पर मैं तो उसके आगे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमको दोनों से मुक्ति नहीं पाना है। इस मिशन का उद्देश्य कहीं भी यह नहीं है
कि हमको ब्राह्मण से मुक्ति पाना है कि ब्राह्मणवाद से। हम लोगों को किसी से मुक्ति नहीं पाना है भाई। क्या आप देश से ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्या उनके जो प्रतिमान हैं, जो ग्रंथ हैं, जो भजन है, जो तरह तरह के नैरेटिव्स हैं, क्या आप उसको मिटा सकते हैं? उन किताबों को जला सकते हैं? मीडिया को उखाड़ सकते हैं? सरकार में शामिल उनका जो तरीका है उसको खत्म कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो जब नहीं कर सकते हैं तब आप ब्राह्मणवाद से भी कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकते। मैं आपको अभी ही गारंटी दे रहा हूं। आप अपना तरीका अपना लीजिए, और जग संघ ने भी अपनाया था, अनेकों महानुभावों ने पहले भी अपनाया था, आप कभी भी नहीं उखाड़ सकते। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से सोचा जाए। दूसरा तरीका यह है, देखिए एक हमारे बड़े भाई हैं, प्रोफेसर साहब हैं BHU के, प्रोफेसर संजय कुमार, तो वो भी यही बात कहते हैं हर बार जब भी हम लोग मिलते हैं कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो, यह मिशन तो फिर वही काम कर रहा है जिसे तुम लोग छुटकारा पाने का दलील दे रहे हो, छुटकारा पाना चाहते हो, दिलवाना चाहते हो, तो फिर कैसे सक्सेसफुल हो गए? तो हमने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा गहराई से समझिए सर। कैसे गहराई से समझिए कि देखिए, अभी जो आम जनमानस है, जो अभी आचार्य निरंजन सिन्हा सर ने भी कहा कि आम जनमानस है, वह उसके दिमाग में जो भरा हुआ है, आप उसको कहने जाइएगा तो सीधा प्रतिकार करेगा कि भाई यह सब जो है पाखंड है, प्रतिकार करेगा। तो उसको कुछ विकल्प चाहिए। अब अगर इस मिशन के माध्यम से हम ऐसा विकल्प उपलब्ध कराएं जो स्वयं ही उस चीज में बहुत विश्वास नहीं रखता है, उसके बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं, उस पद्धति की बहुत सारी जो बातें हैं, उनसे वह सहमति नहीं रखता है, उसमें वह अपनी बातें लाना चाहता है। अब वैसा संस्कारक जब समाज में जाएगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है डोलेगा, और हम लोग बस विश्वास ही डोलाना चाहते हैं, उसके आगे लोग स्वयं कर लेंगे। तो अब मान लीजिए कि एक सोशल कैपिटल की मैं बात अक्सर करता हूं, अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो आप लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो बेसिकली आप लोग इसी चीज से तंग है ना कि सरकार के सारे अंग, समाज के सारे अंग, क्षेत्र में ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं ऊपर। आप बेसिकली उसी चीज से तंग हैं। आप देख सकते हैं कि आपके अपने प्रोफेशन में ग्लास सीलिंग है, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंटरव्यू में छाट दिए जा रहे हैं, फलाना हो जा रहा है, चिल्लाना हो जा रहा है, आप कहते हैं, शिकायत करते हैं, आप ग्लास सीलिंग है आपके ऊपर। तो आप बेसिकली उसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, यही बात है। तो वो हुआ कैसे, वहां पे ग्लास सीलिंग आया कैसे, या ब्राह्मणवादी व्यवस्था आई कैसे? हम लोग जरा उस पर विचार करें कि यह इतना फैला कैसे, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हुई कैसे। तो जरा देखिए कि पुरोहिती के माध्यम से, जो पारंपरिक पुरोहिती है पौराणिक, उनके माध्यम से हम लोग जो ब्राह्मणों का बॉटम लाइन है, जो सबसे गरीब लोग हैं ब्राह्मणों में, उनका बॉटम लाइन का जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं। हम लोग उन्हें दान दक्षिणा देके, उसको नहीं भी, उसको बहुत पैसा है, फ्रिज है, कार है, 2 तल्ला घर है, 4 पहिया है, तब भी वह फल फूल खाता है, घी खाता है, उसको नोट मिलता है, वस्त्र मिलता है, तरह तरह की चीजें मिलती हैं हमारे हम लोगों द्वारा। यानी उसका बॉटम लाइन भी हमारे टॉप लाइन से बहुत कम नहीं है। तो जिसका पेट अघाया हुआ है वह उसके आगे का सोचेगा। हमारा तो पेट ही नहीं अघाया हुआ, हम तो ऐसे ही भूखे हैं, तो हम लोग पेटे के संघर्ष में रह जाते हैं। कहना मैं यह चाहता हूं कि आपने देखा होगा लौका का पौधा, नेनुआ का पौधा, करेला का पौधा, जड़ से जब तना निकलता है तो तना कितना मोटा रहता है? पेड़ जितना मोटा रहता है? नहीं, मुश्किल से 2 इंच 3 इंच ऐसे ही रहता है बस। लेकिन ऊपर जाके कैसा रहता है? तो पूरा छतनार किए रहता है, मार पत्ता रहेगा, लौका रहेगा, कोहड़ा रहेगा, इतना बड़ा बड़ा मचान पूरा घेरे रहता है कि नहीं? तो जो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप खाली ऊपर वाला छतनार देख रहे हैं। अरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है, ग्लास सीलिंग कायम है, भाई उसका जड़ काटिए ना जी। जड़वे तो आप मजबूत किए हुए हैं, उसको पोस रहे हैं अपने पैसा से, अपने श्रम से, अपने अर्थ, अपने बुद्धि से, हर तरह से पोस रहे हैं, जड़ काटिए। तो यह मिशन जो है पुरोहित तैयार कराकर उनका जड़ काट रहा है कि भैया यहीं से ना पोषण हो रहा है, रुको, हमारे अपने लोगों को पुरोहित तैयार किया जाए, लोगों को उपलब्ध कराया जाए, जो पैसा
एक साहब बोले थे, दिल्ली में है कार्यरत, उन्होंने कहा था कि धन का बहिर्गमन, तो धन का जो बहिर्गमन हो रहा है उसको रोकिए, अपने ही लोगों को दीजिए ना, जो देना है जितना भी देना है अपने ही लोगों का सम्मान कीजिए ना, पैर छुइए ना। जब उनका आप सोशल कैपिटल कम कर देंगे, सामाजिक पूंजी कम कर देंगे, तो चीजें अपने आप जो हैं, जड़ काटेंगे तो सूखने लगेगा लौका, सूखने लगेगा जो करेला है, कोहड़ा है, वो सूखने लगेगा ऊपर से, नीचे से जहां अथी कीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग को समझना है। हम लोग फौरी तौर पर रिएक्शन न देके चीज़ों को हम लोग समझें। मैं ऐसे सारे जो हम लोग के ऑनलाइन बैठकें होती हैं, तो जो लोग मीटिंग में नहीं भी जुड़ रहे हैं, शिकायत नहीं करना है, उनको कहना है कि देखिए ना, आप वीडियो सुनिए ना। हमारे एक श्रीकांत स्वामी आए थे, बड़े भाई, उन्होंने कहा अरे हम तो समझ रहे थे कि यहाँ पे खाली बौद्धिक बुद्ध पद्धति या अर्जक पद्धति या पौराणिक पद्धति का बात होता है, गायत्री पद्धति का बात होता है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट्स पर बात हो रहा है, यहाँ तो संस्कार पर बात हो रहा है, यहाँ पे तो विचारक लोग हैं। तो यह बात उनके समझ में आया कि ओ, यह तो चीज़ दूसरा है। तो आप लोगों के कहने से, भले वो नहीं जुड़ पा रहे हैं आपके कहने से, पर उनको बाद में वीडियो भी दिखा सकते हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करके डालें कि भाई यहाँ खाली वही चीज़ें नहीं बात हो रही है, जो कि आपको पुरोहित प्रशिक्षण और शोध मिशन तो यहाँ पे आपको गायत्री मंत्र बोलना सिखाया, जरा नहीं, ऐसा नहीं है। 100% ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट कभी कभी आते हैं हमारे संस्कारक लोग, अपनी बातें रखते हैं, पर कुछ परसेंट हम लोग संस्कार पर भी बातें करते हैं। तो हमारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों से शेयर भी किया जा सकता है कि लोग बाद में भी सुने। तपेंद्र बाबू ने एक बात कहा था कि जैसे लॉन्ग टर्म गोल की उन्होंने जो बात कही थी, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी मिशन या संस्थान का जो दिशा है वह उसके जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, उनकी मनोदशा पर निर्भर करती है। तो अगर तपेंद्र बाबू या ऐसे कोई भी विचारक जो सोच रहे हैं कि इसकी दिशा ऐसी हो या वैसी हो, तो उनको इसमें एक्टिवली शामिल होना पड़ेगा, इसके निर्णयों में शामिल होना पड़ेगा, तभी उनकी, वो भागने से कुछ नहीं होगा। भागेंगे तो जितने लोग रहेंगे उतना ही करेंगे, तो सबको शामिल होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए, सभी को जोहार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राहुल साहब। निश्चित रूप से आप विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है और आपके विचार निश्चित रूप से विचारणीय एवं अनुकरणीय है। और जिस तरह से आपने एक सुझाव भी दिया है कि आगामी कुछ मीटिंगें ऐसी रखी जाएं जिसमें कि जो विभिन्न प्रकार की जो रीतियां या विधाएं हैं, उनमें क्या क्या कमियां या पाखंड हैं, जिनको ट्रेस करके और उनमें संशोधन करके और उनमें कुछ सुधार किया जा सके, तो निश्चित रूप से हम सब उस पे विचार करेंगे। और आपका भी मतलब इसमें विचार रहेगा कि किस तरह से कब ये इस तरह की मीटिंग का संचालन किया जाए। लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग जो 4-5 प्रकार की मुख्यतया विधियां हैं जिसके माध्यम से संस्कार कराए जाते हैं, तो उतनी तो लगभग उतनी मीटिंगें तो होनी चाहिए जिससे कि विस्तृत चर्चा हो सके। तो ये आप लोग सब, हम सब मिलकर उसका डिसाइड करेंगे, फिर उस हिसाब से लिंक वगैरह तो हर संडे शेयर की ही जाती है। और आपने निश्चित बहुत सही बातें कही हैं कि हम न तो ब्राह्मण से मुक्ति चाहते हैं, ना ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इन चीजों को हम चाह के भी खत्म नहीं कर सकते। जैसे देश निकाला तो नहीं दे सकते ना, तो अब हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है कि हम कोई ऐसी विचारधारा, मतलब हम अपनी विचारधारा चला सकते हैं, बाकी दूसरे की विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। तो हम विकल्प देने की बात कर सकते हैं। और चूंकि जो पुराने समय से चली आ रही है रीति रिवाज, तो ठीक है, लोगों का अपना व्यू है, चूंकि वही देखते आए हैं, हम भी वही देखते आए हैं, हमारी भी मनोदशा वैसी ही है। परंतु अब आज अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसमें तर्क करने की क्षमता है, तो उसका एक मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वो अब तार्किक तरीके से चीजों को सोचे। और जो आउटडेटेड जो हमारे पुरोहित हैं, जिनमें नाम मात्र का भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, तो हम किस तरह से समाज को अपडेटेड, वैल्यू से युक्त और
और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ और अच्छे गुणवान एवं संस्कारक किस तरह से हम समाज को दे सकते हैं जिससे हमारी समाज की जो दिशा में कुछ परिवर्तन हो, और साथ में जो बेतहाशा तरीके से धन का प्रवाह, जैसे कि आपने बताया कि उनका बॉटम हमारे टॉप से ऊपर है, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके उनके बॉटम को छोड़ना शुरू करें और अपने बॉटम को बढ़ाना शुरू करें, उनको छोड़ते हुए अपने बॉटम को हम किस तरह से मतलब आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारी चीजें आपने बहुत सारा प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से आपके विचार अनुकरणीय है, सराहनीय है, विचारणीय है, और इस पे हम सबको चिंतन मनन और विचार करना चाहिए, और आगामी मीटिंग में इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा भी होगी। और चूंकि हमारी अभी जो संस्कारों की एक पुस्तक का प्रकाशन चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसमें थोड़ा और विलंब होता है तो कोई बात नहीं, परंतु इन सब चीजों पे विस्तृत चर्चा करके और जहाँ से जो चीज मतलब अच्छी लगे या समाज के हितकारी हो उनका भी समावेश किया जाए, तो निश्चित रूप से उसमें और मतलब हमारी जो बुक की गुणवत्ता और अच्छे से सामने आएगी लोगों के साथ, और उससे एक और बेहतर तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण होगा और उसका समाज में प्रभाव भी अधिक बेहतर होगा। तो निश्चित राहुल जी, आपका बहुत